ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे न्यू एपिसोड आ चुका है और हमें यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत में फिर से जिम का सीन दिखाया जाता है। अब आपको याद होगा यहाँ पे जापानीज और कोरियन टीम की लड़ाई होने वाली थी, मतलब एक फ्रेंडली मैच 4-4 मेंबर्स का। ठीक है, तो जिनको यहाँ पे ये सोचता है कि गोटो रियोजी खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका तो ये है कि बस वो देखना चाहता है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग है। और ये एस रैंक के हंटर्स के बीच की लड़ाई है और अच्छा वो यहाँ पे आ गया क्योंकि उसे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा इधर। ठीक है, तो यार बेसिकली ये दोनों ही टीम के मेंबर्स एक दूसरे को जज करना शुरू कर देते हैं कि यार ये कैसे एक दूसरे से निपटेंगे। तभी यहाँ पे मा डोंगवुक अपना साइज चेंज कर लेता है, वो बड़ा हो जाता है काफी ज्यादा, जिसके बाद यहाँ पे जो ऑपोजिट टीम का ये वाला बंदा होता है ना, वो भी स्ट्रेंथ के ऊपर जाता है। तो इन दोनों का यहाँ पे सामना होने वाला, ऑब्वियसली यहाँ पे ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। लिम टाइग्यू के ऊपर यहाँ पे ये वाला बंदा अटैक करता है, इसका नाम मेरे को ठीक से नहीं पता है। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे लिम भाई काफी खतरनाक एरो फेंक के मारते हैं, जिससे कि यहाँ पे पीछे वाले मेंबर्स भी बचते हैं उससे, जिससे कि ये लोग समझ जाते हैं कि ये कोई 1-on-1 बैटल नहीं है और भाई ये एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ेंगे बस। ठीक है, गुनही यहाँ पे नोटिस करता है कि ये फैसिलिटी यहाँ पे काफी खतरनाक माना से बनी हुई है और इतनी आसानी से ये लोग इसको तहस नहस कर रहे हैं। काफी खतरनाक बात है, इन लोगों की ताकत ही अलग लेवल की है। बेक मन में सोचता है कि यार हमारा सामना दुनिया के सबसे ताकतवर एस रैंक के हंटर्स से हो रहा है, तो यार बस कलाई पकड़ने से काम नहीं चलेगा, मौका आने पे कलाई को तोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, तो यार यहाँ पे ये वाला जो बंदा होता है ना, ये बेक के पीछे से आके एकदम से अटैक करता है, लेकिन बेक इसके अटैक से बच जाता है और वो यही सोचता है मन में, यार ये बंदा भी मेरे ऊपर अटैक करने आया था, मतलब मेरे को जान से मारना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, रुक क्यों गया ये, क्या इसे डर लग रहा है। तो यार ये बंदा मन में कहता है यार मैं फिर से हेजिटेट कर गया, यार ऐसी तैसी हो जाएगी मेरी। तो यार इस बंदे का नाम कुमामोटो होता है। ओके, बेक समझ नहीं पाता कि ये कोई डरपोक है या फिर इसको कुछ लड़ने में प्रॉब्लम हो रही है। जो उसने पहले बात बोली थी ना कि यार वही लोग अवेकन होते हैं जो लड़ाई करना चाहते हैं, शायद वो गलत था इस बारे में। ओके, एनीवे यहाँ पे वो तैयार हो जाते हैं पूरी तरह से कुमामोटो से लड़ने के लिए। ठीक है, और कुमामोटो तो डर ही जाता है कि यार ये तो बिल्कुल चेंज हो गया, पूरी तरह से जानवर बन चुका है ये। ठीक है, पीछे यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मा डोंगवुक हार चुका होता है, दूसरा लिम टाइग्यू भी हार चुका होता है, बस यहाँ पे अब बेक और चाहे बचे होते हैं। अब बेक का सामना करने के लिए यहाँ पे 3 हंटर्स आ जाते हैं और बेक ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं चाहे से आसान टारगेट हूँ, बेटा तुम पछताओगे ये चीज। ठीक है, दूसरा यहाँ पे चाहे का सामने इस लड़की से हो रहा होता है और चाहे के जो अटैक्स होते हैं ना, वो काफी ज्यादा फ्लुएंट होते हैं। ये लड़की उसके अटैक्स को पढ़ भी नहीं पाती और यही कहती है कि जब ही यहाँ पे चाहे का निक नेम द डांसर हुआ करता था, क्योंकि वो कैसे मूव्स करती थी ना, ऐसा लगता था कि वो नाचते नाचते अपने एनिमीज को मार रही है, लेकिन उसको इस नाम से एम्बैरेसमेंट होती थी, इस वजह से उसने इस नाम को बैन करवा दिया है। ठीक है, यहाँ पे चाहे इस लड़की के बैक पे टच करके इसको आउट कर देती है, वो यहाँ पे भागती है बेक की मदद करने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पे कुमामोटो आ जाता है। वो सोचता है कि मैं इस बंदी को निपटा देता हूँ यहाँ पे। ओके, और जैसे वो उसके पीछे आता है ना भाई, यहाँ पे चाहे अपने इंस्टिंक्ट्स के साथ बहुत सारे मुक्के एक साथ बरसा देती है उसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे वो उसकी इंस्टिंक्ट्स होती है, वो सोचती है यार शिट, मैंने कुछ ज्यादा कर दिया यार, मैं तो बस अटैक को ब्लॉक करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी ऐसी तैसी ही कर दी। अब यहाँ पे कुमामोटो अपने होश खो बैठता है। ठीक है, वो अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसकी टीम के मेंबर्स ये बात करते हैं कि भाई अगर ये एक बार पिट जाता है ना बुरी तरह से, तो यार पूरी तरह से राक्षस बन जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ये बंदा। ठीक है, और ये फिर सबके ऊपर अटैक कर सकता है। ऐसा बंदा टीम में होना काफी ज्यादा खतरनाक वाली बात हो सकती है। चाहे उसका सामना करना शुरू करती है। अब गोटो रियोजी यही कहता है कि वैसे आमतौर पे तो मैं इस फाइट को रोक देता क्योंकि ये किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए हम ये चलने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुमामोटो भाई पागलों की तरह चाहे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इधर वो भाई उसको कॉर्नर करके उसको काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी जिन्वू बीच में आ जाता है और उसकी किक को रोक देता है। अब भाई कुमामोटो को तो गुस्सा आता है, वो यहाँ पे जिन्वू के ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन भाई जिन्वू उसको एक ही हाथ में नीचे लटा देता है, उसको बेहोशी कर देता है पूरी तरह से। ठीक है, चाहे इसे वो यही कहता है कि मेरे ख्याल से मिस चाह हमें यहाँ पे हार मान लेनी चाहिए क्योंकि बाकी सारे बंदे भी आउट ही हो चुके होते हैं। ओके, अब यहाँ पे गोटो रियोजी आता है, वो कहता है तुम्हारा नाम संग जिन्वू है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ 1-on-1 फाइट करो। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जापानीज तो नहीं आती है जिन्वू को, भले ट्रांसलेटर होती है साइड में। तो जिन्वू मन में ये कहता है कि इसकी बॉडी लैंग्वेज देख के ही मेरे को पता चल गया था कि ये मुझसे लड़ाई करना चाहता है, मेरे को ट्रांसलेशन सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्या ये देखना चाहता है कि मैं कितना स्किल्ड हूँ? मुझे नहीं पता इसका क्या मोटिव है, लेकिन ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मैं भी टेस्ट करना चाहता हूँ कि डीमन कासल के बाद मैं कितना ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। अब यहाँ पे जिन्वू ये सोच के स्माइल कर रहा होता है, तो गोटो चिढ़ जाता है और वो मन में कहता है क्या मेरे सामने हंस रहा है ये बंदा। तो हानेका वो बताती है कि ठीक है मिस्टर गोटो, मिस्टर संग जिन्वू ने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया लड़ने का, लेकिन एक कंडीशन में। वो चाहते हैं कि आप अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करें। ये सुन के यहाँ पे गोटो चढ़ जाता है बुरी तरह से। ठीक है, अब वो यही सोचता है मन में कि यार यहाँ पे एस रैंक की हीलर शिमुजू है, तो कोई भी अगर जख्मी हो जाता है तो वो संभाल लेगी। तो वो यहाँ पे उसको कमांड दे देता है कि ठीक है, फिर जो भी हर्ट हो जाएंगे उनको हील करना, खास करके इस बंदे को, क्योंकि इसकी वाट लगने वाली है कुछ ही मिनटों में है। और भाई वो यहाँ पे जिन्वू को काफी हल्के में ले रहा होता है। ठीक है, अब चाहे ही सोचते है कि यार भले इसने ए रैंक का डंजन खुद क्लियर किया था, उसके बॉस को हरा दिया था और इतने सारे ऑर्क्स को हराया था, तो क्या वो ठीक रहेगा? तो बेक पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें आज हंटर से प्रॉब्लम नहीं हो रही? तो चाहे ये बता देते हैं कि यार हर समय वो अपने नाक पे रुमाल रख के नहीं घूम सकती, और ऑब्वियसली तुम मेरे ख्याल से जानते हो ना मिस्टर संग को, तो तुम्हें ये लड़ाई रोकनी नहीं चाहिए। तो बेक कहता है कि तुम एक्साइटेड नहीं हो इस लड़ाई के लिए? मैं भी हूँ, ठीक है ना, तो देखते हैं क्या होता है आगे चल के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब यहाँ पे जिन्वू कहते हैं ठीक है फिर चलो शुरू। इतने में यहाँ पे गोटो छूटते साथ उसके ऊपर अटैक
अटैक कर देता है और जिन्वो सोचता है कि क्या मतलब मैंने बोलना भी खत्म नहीं किया उससे पहले इसने अटैक कर दिया, लगता है कुछ ज्यादा ही सीरियस है। गोटो मन में कहता है कि क्या ये कोई मेज टाइप का हंटर है, घंटा नहीं मानता मैं इस बात को, इसके स्टेप्स तो देखो एकदम साइलेंट मूवमेंट है इसकी, ये औरों को बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन मुझे नहीं। अब यहाँ पे इन दोनों की खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है, जिन्वो आसानी से इन अटैक्स को डॉज कर पाता है। ओके, इधर गोटो भी पूरी तरह से सीरियस हो चुका होता है। चोई जोंगिन यहाँ पे ब्रेक पे गया था, स्मोक ब्रेक पे, और वजह से अंदर आता वो कहता भाई यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गए, इन्होंने लड़ाई पलट दी भाई, कोई एक नया सीन शुरू हो चुका है इधर। अब यहाँ पे गोटो धीरे धीरे करके चढ़ने लग जाता है तो वो मन में यही कहता है कि ठीक है फिर मैंने अपना मन बदल लिया, अब मैं सीधा इसको जान से ही मार दूंगा। ओके, तो यहाँ पे जिन्वो को नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई आपके आसपास एक मर्डरस इंटेंट वाला बंदा है, दुश्मन है। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है यहाँ पे वो पहचान जाता है, उसके गाल पे यहाँ पे खरोच भी आ जाती है, जिसके बाद इधर गोटो के हाथ को पकड़ लेता है जिन्वो। अब आपको याद होगा कलाई को पकड़ने से आउट होगा, ना कि हाथ को पकड़ने से। जिन्वो को एक बात साफ हो जाती है कि वो नहीं चाहता कि उसको एक अर्जेंट क्वेस्ट मिल जाए, जैसे कि उसको डोंगसुक के टाइम पे मिला था, जहाँ पे उसने डोंगसुक और कैंग ताइशी को मार दिया था मर्डरस इंटेंट की वजह से। ठीक है ना, उसे फिर यहाँ पे गोटो को भी मारना पड़ सकता है। यहाँ पे गोटो मन में ये सोचता है कि ये मेरी कलाई भी पकड़ सकता था, इसने हाथ क्यों पकड़ा मेरा। तो जिन्वो बता देता है कि क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहते। तो ये दोनों काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करके दोनों ही एक दूसरे को अटैक करने वाले होते, लेकिन इन दोनों के ही टीममेट्स इन्हें रोक लेते हैं। ठीक है, बेक और चाहे यही कहते हैं कि बस करो बहुत हो गया, ये बंदा कुछ दिनों बाद यहाँ पे जापानीज टीम को लीड करने वाला है, तो यार इसका सही सलामत रहना जरूरी है। चाहे यही कहते हैं कि अगर यहाँ पे इसको कुछ हो गया तो हमें रिस्पॉन्स देने में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो ये लड़ाई यहाँ पे रोक दी जाती है। ठीक है, मा डोंगवुक यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका होता है जिन्वो से, और वो उसको ऑफर देता है कि वो उसके गिल्ड में ज्वाइन कर सकता है अगर वो चाहे तो। उसे ऐसे हंटर्स की काफी ज्यादा जरूरत है असैसिन टाइप के। तो चोई जोंगिन बताते हैं कि हे मा डोंगवुक वो कोई असैसिन टाइप का नहीं बल्कि मेज टाइप का हंटर है। तो डोंगवुक यहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है। ओके, इधर जिन्वो को पता चल जाता है कि यार कितने ज्यादा ताकतवर है ये एस रैंक के हंटर्स, लेकिन एक चीज उसे साफ समझ आ जाती है कि गो गुनही, चोई जोंगिन, चाहे बेक यूनहो और यहाँ तक कि गोटो रियोजी को भी नहीं पता चला कि जिन्वो के पास शैडो सोल्जर्स की पावर है। ठीक है ना, और ये काफी कमाल की बात है। जिन्वो ये कहता है कि मिस्टर गुनही आपने पूछा था ना उस रेड के बारे में कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ या नहीं, तभी यहाँ पे दूसरा हमें दिखाया जाता है कि गोटो की भाई बुरी तरह से वाट लग चुकी होती है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं। इधर दूसरे यहाँ पे हमें बेक का सीन दिखाया जाता है, जब वो यहाँ पे ऑफिस में आ जाता है तो वो ये सोचता है कि यार जब वो इतने टाइम से जिन्वो को रिक्रूट करने के पीछे पड़ा हुआ था, शायद वो अपना टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट कर रहा था, लेकिन एटलीस्ट वो उसके साथ अच्छा खासा रिलेशन तो बना ही सकता है। तो टाइम है प्लान बी का। यहाँ पे तभी उसको लिस्ट रिसीव होती है कि कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं जेजो आइलैंड रेड पे, और वो देखता है कि संग जिन्वो का नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं होता है। दूसरा यहाँ पे हमें गोटो का भी सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने जो कि ब्लेड गिल्ड के वाइस गिल्ड मास्टर सुगीमोटो रेजी को कांटेक्ट करता है, और ये एस रैंक का हंटर होता है। ठीक है, वो उसको इन्फॉर्म कर देता है कि मुझसे भी ताकतवर एक हंटर है यहाँ पे, उसका नाम है संग जिन्वो, उसकी सेकंड अवेकनिंग हुई है और वो एक एस रैंक का हंटर बन चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सुगीमोटो यही कहता है कि लेकिन मेरे को उस बंदे का नाम इस लिस्ट के अंदर तो दिखाई नहीं दे रहा। तो गोटो कहता है क्या कह रहे हो तुम, कौन सी लिस्ट। तो सुगीमोटो कहता है मुझे माफ करना, अभी अभी हमें यहाँ पे लिस्ट मिली है कि जेजो आइलैंड रेड पे कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे गोटो कहता है कि भाई क्या चल रहा है गुनही का, वो इतने टैलेंटेड हंटर को अगर नहीं लेके जाएगा रेड पे तो काफी खतरनाक सिचुएशन आ सकती है, ये भी अजीब सीन है। तो सुगीमोटो कहता है देखो चिंता मत करो, 16 एस रैंक के हंटर्स जाने वाला है तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं वैसे। ओके, अब यहाँ पे दूसरी बार हमें जेजो आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। इधर क्वीन बोलती है कि हमें जल्दी से जल्दी इस आइलैंड को छोड़ना होगा क्योंकि यहाँ पे खाना खत्म होते जा रहा है और हमारे बच्चे एक दूसरे को खाना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, हमें इस किंगडम को बचाना होगा, ये हम और नहीं होने दे सकते। हमें एक काफी खतरनाक सोल्जर की जरूरत है, एक ऐसा सोल्जर जो कि हमारे सारे के सारे सिटीजन्स को, इस पूरे किंगडम को संभालेगा। इस किंगडम की भलाई के लिए उसको आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक एंट का अंडा होता है, उसके अंदर ये सोल्जर होता है जो कि इस अंडे को तोड़ के बाहर निकलता है और काफी तेज चीखता है। क्वीन उसे यही कहती है कि ठीक है फिर बच्चे जितना खाना है उतना खाओ और अपने आप को ताकतवर बनाओ। तो बेसिकली ऑब्वियस बात है यहाँ पे वो अपने आसपास वाले एंट्स को ही खाना शुरू कर देता है। दूसरे यहाँ पे हमें एक ऑफिस का या बोलो कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कंपैरिजन होता है फुल्ली जितनी भी 3 हो चुकी है जेजो आइलैंड की रेड्स में। वहाँ पे इन्होंने अलग अलग चीजें नोटिस की है। पहले रेड में नॉर्मल मॉस्किटोस थे, दूसरी रेड में वो थोड़े से एडवांस हो गए, एवोल्यूशन हो गए उनका, तीसरी रेड में और एडवांस हो गए, और अभी जो रिसेंट अपडेट उन्हें मिला है ना उसमें वो पूरी तरह से ह्यूमन लाइक हो चुके हैं, मतलब इंसानों की तरह दिखते हैं और पीठ पे उनके पंख आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे सोशल मीडिया पे भी यही बात हो रही होती है कि संग जिन्वो क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और इधर उधर की बातें। जिन्वो को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस वो यही सोचता है कि जिन्हा क्या सोचेगी इन सब के बारे में। तभी यहाँ पे जिन्वो को कांटेक्ट करता है और उसे कॉल करके बुलाता है एक ऑफिस स्पेस दिखाने के लिए। अब आपको याद होगा जिन्वो को अपना गिल्ड स्टार्ट करना है, तो जिन्हों ने यहाँ पे इस ऑफिस को सेलेक्ट किया होता है। तो यहाँ पे जिन्वो यही कहता है कि तुम्हें नहीं लगता हम 2 बंदों के हिसाब से काफी ज्यादा बड़ी जगह है। तो जिन्हों कहता है 2 बंदे, सर हमें एक गिल्ड स्टार्ट करने के लिए ना एटलीस्ट 3 लोगों की जरूरत है, एक गिल्ड मास्टर, एक वाइस गिल्ड मास्टर और एक एम्प्लॉय। तो जिन्वो कहता है ठीक है फिर यार किसी को उठा लेंगे हम। ओके, तो जिन्हों कहता है और हाँ एक फॉरेनर था, उसने कहा था कि वो तुमसे मिलना चाहता है और वो 17 जुलाई तक कोरिया के अंदर ही है। तो यहाँ पे एकदम से अलर्ट हो जाता
जाता है जिन्वो और वो ये सोचता है क्या कहीं वही तो नहीं, तो एकदम से वो अपने शैडोज के साथ जगह स्विच कर लेता है और हमें एक गली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक गुंडा होता है एक लड़की को चाकू के नोक पे लूटने की कोशिश कर रहा होता है और वो कहता है ये एरिया इसलिए मेरे को काफी ज्यादा पसंद है। जिन्वो कहता है हाँ और मुझे भी। इधर जिन्वो उसको हड़का देता है, धमका देता है, ठीक है, भले ये बंदा उसके ऊपर चाकू से अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन जिन्वो को चाकू छू भी नहीं पाता। ओके, तो इस बंदे के पैर काट देता है जिन्वो, मतलब एक खरोच मार देता है और वो कहता है ठीक है फिर मैं चाहता हूँ तुम जिंदा रहो, तो आधी रात होने से पहले अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना, नहीं तो तुम्हारी वाट लग जाएगी। ओके, तो यहाँ पे एक हाई और का सोल्जर होता है जिन्वो उसको बोल देता है कि अगर ये पुलिस के पास नहीं जाता आधी रात तक तो इसको जान से मार देना। यहाँ पे जिन्वो चाहता है कि ये बंदा जिंदा बचे, लेकिन अब उसे ये नहीं पता कि उसके हाई और सोल्जर में कितना पेशेंस होगा। अब कल से यहाँ पे जेजू आइलैंड की रेड शुरू होने वाली है। यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, हेलीकॉप्टर्स तैयार हो चुके होते हैं, ये सारे के सारे लोग निकल चुके होते हैं जेजू आइलैंड रेड के लिए। भाई गोटो उस फाइट को याद करता है जिन्वो के साथ वाली को और उसको यही एहसास होता है कि उस समय उसने मौत देखी या फिर उसको ऐसा लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो चुका है। अब यहाँ पे हमें अलग अलग कोस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बैटल शिप्स तैयार हो चुकी होती है और जेजू आइलैंड के पास भी यहाँ पे काफी सारी शिप्स होती है। इन शिप्स में यहाँ पे हंटर्स भी शामिल होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है बैकअप के लिए भी कुछ लोगों की जरूरत है और इस बैकअप टीम में ना हर टाइप के हंटर्स होते हैं। ठीक है, ये सब के सब लोग यहाँ पे बैटल के लिए तैयार होते हैं अच्छी तरीके से। फेम गिल्ड हो गया, ठीक है, बाकी सारे अलग अलग गिल्ड्स, इवन यहाँ पे ली मिनसुंग भी आया होता है। भले यहाँ पे ली मिनसुंग को इजाजत नहीं होती यहाँ पे आने की, लेकिन फिर भी उसको यहाँ पे भेज दिया गया होता है, वो निकल चुका होता है यहाँ से। ओके, आपको याद होगा सोन क्यून वाला स्क्वाड था हंटर्स गिल्ड वाला एक रैंक का, उस टीम के मेंबर्स भी यहाँ पे होते हैं, मतलब ज्यादातर लोग इधर शामिल है इस लड़ाई के अंदर। इवन ली जूही और सोंग चियोल भी होते हैं। ये सब के सब बैकअप के लिए तैयार होते हैं। तकरीबन 50,000 अवेकन हंटर्स है साउथ कोरिया में, मतलब 10 में से एक बंदे ने तो पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे 5,000 इंडिविजुअल रेडी होते हैं लड़ाई करने के लिए। इधर मेन टीम जा रही होती है हेलीकॉप्टर में से और इधर हमें दिखाया जाता है कि कैमरामैन भी आया होता है भाई फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए लाइव। ये सिर्फ एक कैमरामैन नहीं होता, ये एक ए रैंक का हंटर भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी नॉर्मल जिंदगी भी जी रहा है, मतलब एक कैमरामैन बन के, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसको रेड मिशंस पसंद नहीं है कुछ खास। ओके, अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ब्यूंगो भी आ चुका होता है, तो बेग सोचता है कि तुम यहाँ पे क्यों आ गए हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पे आओगे। तो ब्यूंगो कहता है क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे बिना टिकोगे नहीं, तो तुम्हारे लिए तो यहाँ पे आना ही था मुझे। तो बेग यहाँ पे काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। चाहे यहाँ पे जिन्वो के बारे में पूछती है बेग से, लेकिन बेग को यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं होता। फाइनली ये लोग यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं जेजू आइलैंड पे। दूसरा यहाँ पे गोटो की टीम तो ऑलरेडी इस सिटी के अंदर होती है। यहाँ पे पहले एक सिटी हुआ करती थी जेजू सिटी, ठीक है, अब ये पूरी तरह से गोस्ट टाउन बन चुका होता है। इधर कुछ एंट्स भी होती है जो कि मरी बड़ी होती है और ऐसा लगता है उनको खा लिया गया है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कुछ कोई प्रेडेटर है जो कि इनको मार रहा है। गोटो की टीम अलग अलग जगहों पे फैल चुकी होती है क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये चारों तरफ से इनका ध्यान बटाएंगे। ओके, और हमारे जो साउथ कोरिया के बंदे हैं वो जाएंगे क्वीन के पास। अब यहाँ पे गोटो ऑर्डर दे देता है फ्लड गेट्स को ओपन करने का, जिससे कि यहाँ पे वेव्स निकलना शुरू होती हैं और ऑब्वियसली बात है सारी की सारी एंट्स भागती है इन लोगों की तरफ। ये मिशन यहाँ पे शुरू हो चुका होता है। अब ऑब्वियसली बात है एंट्स इस हेलीकॉप्टर के ऊपर भी हमला करेंगे, तो चॉय जोंगन कहता है कि मैं संभालूंगा इनको। यहाँ पे वो अपने फ्लेम स्पेयर्स फेंकता है, लेकिन यार इस अटैक से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता इन एंट्स को। एक ही एंट मरती है और ये कुछ ज्यादा इवॉल्व हो चुके होते हैं, तो चॉय जोंगन कहता है ठीक है फिर थोड़ा बड़ा अटैक करना पड़ेगा, अब संभल के रहना थोड़ा। ओके, वो यहाँ पे इन एंट्स को भून के रख देता है और खुद कूद जाता है हेलीकॉप्टर से। वो कहता है ठीक है फिर मैं आगे चल के देखता हूँ। ओके, वो यहाँ पे नीचे आता है और भाई सारी की सारी एंट्स की वाट लगा के रख देता है। मतलब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार चॉय जोंगन, ऐसे उसको अल्टीमेट सोल्जर नहीं कहा जाता है कि नहीं। वो कहता है ठीक है फिर गाइस अब तुम नीचे आ सकते हो। मा डोंगवुक यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। ओके, और ये लोग यही बात करते हैं कि सिर्फ 1 घंटा है यहाँ पे जापानीज टीम के पास उन एंट्स का ध्यान भटकाने का, तो हमारे पास भी 1 घंटा है क्वीन की वाट लगाने का। ये सबके सब लोग यहाँ पे नीचे कूद जाते हैं जेजू आइलैंड रेड को शुरू करने के लिए। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक या फिर जल्दी भी आ सकता है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम रिस्पॉन्स कैसा देते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो, बहुत ज्यादा जरूरत है यार रिस्पॉन्स की। तो और बताना यार कि तुम्हारी फेवरेट वाइफू कौन सी है अभी तक सोलो लेवलिंग के अंदर, ठीक है, एनिमे मानवा दोनों मिला के। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।